शुरू करते हैं थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में देखिए पढ़ते क्या है। थर्मोडायनेमिक्स की बात करें, थर्मोडायनेमिक्स में इन जनरल हम किसी मोशन की बात करते हैं ड्यू टू थर्मल एनर्जी। और थर्मल एनर्जी की बात करें अगर हम लोग, तो थर्मल एनर्जी जनरली कन्वर्ट होती है कहाँ से, ऑब्टेन कहाँ से होती है, फ्रॉम द मैकेनिकल एनर्जी। जब मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है थर्मल एनर्जी में, उसकी एनालिसिस मेनली होती है आपकी थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स में मेजर एनालिसिस क्या है, when we discuss about conversion of mechanical energy into thermal energy. Is it clear? चलो इस चीज को लेकर के आगे बढ़ते हैं। हम लोग एकदम बेसिक से पहले कुछ आज इंट्रोडक्टरी टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे अबाउट द थर्मोडायनेमिक्स, और बहुत बेसिक थ्योरी डिस्कस करेंगे एकदम बेसिक्स। जैसे फॉर एग्जांपल पहले हेडिंग सिस्टम। सिस्टम किसे कहते हैं? तो सिस्टम क्या होता है? तो सिस्टम, ये सिस्टम फॉर एग्जांपल सपोज करिए चॉक, इस चॉक का हमें टेम्परेचर फाइंड करना है। तो ये जो चॉक है ये सिस्टम की तरह काम करेगा। ये जो चॉक है ये किसकी तरह बिहेव करेगा? सिस्टम की तरह बिहेव करेगा। और एक्सेप्ट दिस चॉक व्हाटएवर अवेलेबल इन यूनिवर्स इज नोन एज सराउंडिंग। मतलब a specified region in the space where we are concerned to find the thermodynamic property which is pressure, volume and temperature. तो अगर हमें इस चॉक का प्रेशर, वॉल्यूम या टेम्परेचर फाइंड करना है तो ये चॉक हमारा सिस्टम है। ये चॉक क्या हो गया? सिस्टम। यानी सिस्टम क्या होता है? सिस्टम is the specified region of the space where we are concerned to find the thermodynamic properties. Thermodynamic properties stand for pressure, volume and temperature. तो सिस्टम उसे कहते हैं। और सिस्टम के अलावा whatever remaining factor is, इस चॉक का अगर टेम्परेचर फाइंड करना है तो हम हमारी घड़ी, आसपास बाकी सारी चीजें सराउंडिंग की तरह बिहेव करेंगी। तो this is known as surrounding. And as we know this is surrounding, ये सिस्टम हो गया। तो सिस्टम और सराउंडिंग को अगर हम ऐड कर दें तो सम ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग, सम ऑफ सिस्टम प्लस सराउंडिंग, इट इज कॉल्ड यूनिवर्स। इट इज कॉल्ड यूनिवर्स। यानी सिस्टम और सराउंडिंग को मिला दिया जाए तो ये क्या हो जाता है? यूनिवर्स हो गया। मतलब यूनिवर्स में, पूरे यूनिवर्स में, दूसरे तरीके से समझते हैं, पूरे यूनिवर्स में सराउंडिंग को छोड़ देते हैं या सराउंडिंग को छोड़ दें, मतलब जिस चीज पे एनालिसिस कर रहे हैं वो सिस्टम है, उसके अलावा बाकी सारी चीजें सराउंडिंग है, और इन दोनों को ऐड कर दें तो सब कुछ मिला के यूनिवर्स हो जाता है। ये जो पतली सी लाइन आपको दिख रही है, द थिन लाइन विच सेपरेट सिस्टम एंड सराउंडिंग इज नोन एज बाउंड्री। इट इज नोन एज बाउंड्री। तो सम ऑफ सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज नोन एज बाउंड्री। अब सिस्टम आर मेनली थ्री टाइप्स। फर्स्ट क्लोज सिस्टम, सेकंड ओपन सिस्टम, थर्ड देयर इज isolated system. There are three systems. Which one? First closed system, second open system, third isolated system. समझते हैं? What is the meaning of closed system? Closed system किसे कहेंगे? ये closed system कब? जब there is mass transfer, there is interaction of there is energy transfer. There is energy transfer, mass transfer cannot take place. तो क्लोज सिस्टम की बात करें, यहां पे एनर्जी ट्रांसफर और मास ट्रांसफर नहीं हो, एनर्जी ट्रांसफर होगा। यानी ऐसा सिस्टम जहां से मास ट्रांसफर नहीं होता। फॉर एग्जांपल आप देखे होंगे प्रेशर कुकर में खाना बनाते समय, अगर आपका प्रेशर कुकर सही है तो वहां से मास ट्रांसफर नहीं होता, वहां से सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर। किसी भी इस कमरे की बात करिए, इस क्लोज रूम की बात करिए, अगर ये पूरी तरीके से क्लोज कर दिया जाए, मास ट्रांसफर हो, इवन सिंगल होल को भी क्लोज कर दें तो एनर्जी ट्रांसफर होगी, बाहर का एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर चेंज होगा, रूम का टेम्परेचर चेंज होगा, लेकिन क्या मास ट्रांसफर होगी, अलाउड होगी बाहर जाने के लिए या बाहर से अंदर आने के लिए? नो। तो
मास ट्रांसफर ना हो, एनर्जी ट्रांसफर हो, such kind of system is known as closed system. While what is open system? Open system means it is open system where both transfer are allowed. Mass and energy both transfer allowed. Both transfer allowed. मास का भी ट्रांसफर होगा और एनर्जी का। अच्छा एक खास बात बताएं आपको, हम लोग चूंकि थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते ही किस लिए हैं? थर्मोडायनेमिक्स हम लोग पढ़ते हैं इसलिए क्योंकि हम इंजन बना सकें। तो इट्स बेटर कि हम इंजन की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें। अगर क्लोज सिस्टम की बात करें हम लोग, आप इसके नाम सुने होंगे पिस्टन सिलेंडर इंजन। ये देखिए पिस्टन सिलेंडर इंजन। तो पूरा भी हम डीप डिटेल में नहीं जा रहे, बट फिर भी ये एक सिलेंडर जिसमें एक पिस्टन लगा हुआ है, इसमें दो वॉल होते हैं, इनटेक और आउटलेट वॉल। यहाँ से मास एंटर करता है और यहाँ से एग्जॉस्ट बाहर जाता है, यहाँ से एयर आयर मिक्सचर एंटर करता है। वो बात की बात है, यहाँ स्टॉपर लगा हुआ है, यहाँ स्टॉपर लगा होता है, यहाँ स्टॉपेज लगा रहता है, यहाँ स्टॉपेज लगा होता है। पिस्टन सिलेंडर में लेंथ को, जो भी लेंथ होती है उसको हम स्ट्रोक बोलते हैं। स्ट्रोक जो डायमीटर है इसको हम लोग बोर बोलते हैं, बोर एंड स्ट्रोक। ये पिस्टन जब मूव करेगा तो अगर हम रेफरेंस पॉइंट इंजन लेते हैं तो क्लोज सिस्टम का बेस्ट एग्जांपल है पिस्टन सिलेंडर, जहां से एनर्जी ट्रांसफर होती है, मास ट्रांसफर नहीं। पिस्टन सिलेंडर इट इज द बेटर एग्जांपल ऑफ द क्लोज सिस्टम। व्हाइल ओपन सिस्टम, बेस्ट एग्जांपल फॉर ओपन सिस्टम अ कप ऑफ टी, compressor, exhauster, nozzle, these are the best example for the open system. While isolated system, third one, what is the meaning of isolated system? A system is said to be isolated system if there is no transfer of mass and neither transfer of mass nor energy. नहीं मास का ट्रांसफर ना ही एनर्जी का ट्रांसफर, neither transfer of mass nor energy। ऐसे कोई सिस्टम है क्या? अगर एब्सोल्यूट एग्जांपल की बात करें, आइसोलेटेड सिस्टम का कोई एग्जैक्ट एग्जांपल है क्या? तो आइसोलेटेड सिस्टम की बात करें, आइसोलेटेड सिस्टम का बेस्ट एग्जांपल होता है एंड सिंगल एग्जांपल दैट इज यूनिवर्स। यूनिवर्स क्या है? जहां तक आप सोच सकते हैं, जो कुछ भी हम सोच सकते हैं कि एवरीथिंग कम्स अंडर द यूनिवर्स। तो यूनिवर्स के बाहर कोई भी चीज ट्रांसफर हो जाए ये तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि जहां तक हम सोच सकते हैं सब कुछ यूनिवर्स में आता है। तो आइसोलेटेड सिस्टम का बेस्ट एग्जांपल होता है यूनिवर्स। इसके बाहर ना ही मास ट्रांसफर हो सकता है, ना ही एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है, या बाहर से इसके अंदर ना ही मास ट्रांसफर हो सकता है, ना ही एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है। वन मोर थिंग, in our day-to-day life, in our practical life, few system is assumed as isolated system, few system are assumed as isolated system। लेकिन फिर भी किसी भी आप वेसल की बात ले लीजिए जो कि थर्मल वेसल्स होते हैं, उसमें जैसे सपोज करिए चाय रखने का वक्त, अगर आप उसमें चाय रख रहे हैं, कोई भी हीटेड आइटम रख रहे हैं, तो कितने देर तक वो गर्म रहेगा? अप टू 24 आवर, 48 आवर। What about after 10 days? कूल होगा कि नहीं होगा? The heated system will be cooled down. It may be something different thing that it may take time, but it will be cool. It means that is not the appropriate example of isolated system, but yes, I am agree. We assume such kind of system is known as isolated system. Got it? Such kind of system is known as isolated। Now the next topic, thermodynamic properties। अब प्रॉपर्टीज की बात करिए। देखिए इसको थोड़ा तेजी से हम लोग आगे लेके चलते हैं और छोटे छोटे पॉइंट हैं, समझना जरूरी है। तो थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज हैं मेनली प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, ये 3 मेन प्रॉपर्टीज है। इसके अलावा एंथैल्पी, एंट्रोपी गिव्स फ्री एनर्जी, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, इसको भी हम एज्यूम करते हैं एज अ थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी।
प्रॉपर्टी में तो इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर हम समझ लें तो बेहतर होगा। एक होता है एग्जैक्ट डिफरेंशियल, एक होता है इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल। बहुत कम जगह इस पॉइंट को डिनोट किया गया है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल और दूसरा इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल। ठीक है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल जैसे अगर आप बात करें टेम्परेचर, अगर आप इंटीग्रेशन ऑफ डी टी करें तो हाँ T1 से लेकर T2 तक आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। कितना आएगा T अपर लिमिट लोअर लिमिट टू अपर लिमिट क्या मिल जाएगा T2 माइनस T। तो ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल, इसको आप एग्जैक्टली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। और ये पॉइंट प्रॉपर्टीज होती है। एक और टर्म आएगा पॉइंट फंक्शन, पाथ फंक्शन, अभी उस पर भी आता है। और दूसरा इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल, फॉर एग्जांपल dq q1 से लेके q2 तक। आपने कभी सुना है किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट का q? समझिएगा इस बात। यह सिस्टम, इसका टेम्परेचर हो सकता है लेकिन क्या इसका हीट डिफाइंड है? फॉर एग्जांपल अगर हम आपसे पूछें आपकी बॉडी का टेम्परेचर कितना है, यस यू हैव आंसर। आपकी बॉडी में हीट कितनी है आप नहीं बता सकते। नो वन कैन आंसर इट। हीट इज नॉट डिफाइंड। इट इज इन फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच कैन नॉट स्टोर्ड इन अ सिस्टम। इसको हम स्टोर करके नहीं रख सकते। आप बाहर से हीट दीजिए और कहिए कि इसको हम इतना हीट दे दिए और ये कुछ समय तक इसमें फिक्स रहे, ऐसा नहीं होगा। हीट और वर्क याद रखिएगा, पूरे थर्मोडायनेमिक्स में, पूरी थर्मोडायनेमिक्स में दो ऐसी प्रॉपर्टीज है, हीट और वर्क। पूरी थर्मोडायनेमिक्स में दो ही ऐसी प्रॉपर्टीज है, हीट एंड वर्क, जिनका इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है। और ये दोनों पाथ फंक्शन होते हैं। ये दोनों क्या होते हैं? पाथ फंक्शन। दो टर्म हम लिख रहे हैं यहाँ पे, एक पॉइंट फंक्शन और दूसरा पाथ फंक्शन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पाथ फंक्शन एंड पॉइंट फंक्शन? तो एक ऐसी प्रॉपर्टी जो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करती है, उसे हम पॉइंट फंक्शन कहते हैं। जैसे आप कहीं बाहर से यहाँ पे आए, क्या यहाँ का प्रेशर चेंज हो जाएगा? आपके आने से यहाँ का एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर चेंज हो जाएगा? यहाँ का वॉल्यूम चेंज हो जाएगा? नहीं। प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर आर द पॉइंट फंक्शन व्हिच डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ। सिमिलरली एंट्रोपी, एंथैल्पी, गैस फ्री एनर्जी, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, हेल्महोल्ट्ज एनर्जी, ये सारी चीजें पॉइंट फंक्शन। लेकिन हीट एंड वर्क ये पाथ फंक्शन। आपको किसी भी एक पॉइंट से किसी भी दूसरे पॉइंट पे जाना हो, देखिएगा आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाना है A to B, you have three path 1 2 3। आपको पैदल जाना हो, किस पाथ से आप जाएंगे? पाथ 1, पाथ 2 या पाथ 3? यू विल प्रेफर पाथ 2 क्योंकि इसकी लेंथ कम है, डिस्प्लेसमेंट कम है, आपको कम मेहनत करनी होगी, आपका वर्क डन कम होगा, और पैदल चलने के बाद आपको होने वाला पसीना मींस स्वेटिंग मींस गर्मी मींस हीट, तीनों पाथ का अलग अलग। इस पे आप ज्यादा दूर चलेंगे, हीट ट्रांसफर ज्यादा होगा, वर्क डन ज्यादा होगा। तो ये पाथ पे डिपेंड करता है। हीट एंड वर्क डिपेंड अपॉन पाथ, व्हाइल pressure, volume and temperature does not depend upon path, it only depend upon initial and final point। अगर पॉइंट बी का प्रेशर पूछा जाए तो आप इस रास्ते से जाइए, इस पाथ को फॉलो करिए, इस पाथ को फॉलो करिए, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता, ये बिल्कुल पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। समझ में आ गया होगा आपको? तो इसका मतलब हीट एंड वर्क इट इज डिनोटेड एज dq and dw are the path function, while dp pressure, volume, temperature, entropy, enthalpy, gas free energy, Helmholtz free energy, ये सारे के सारे पॉइंट फंक्शन है। और ये सारे के सारे पॉइंट फंक्शन एग्जैक्ट डिफरेंशियल होते हैं। इनको आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं क्योंकि ये पॉइंट की प्रॉपर्टी है, इनिशियल टू फाइनल। लेकिन जो पाथ की प्रॉपर्टी है, जैसे हीट और वर्क, पाथ की प्रॉपर्टी, ये किसी पॉइंट पे डिफाइन ही नहीं है। हमको नहीं पता कि पॉइंट ए का वर्क कितना होगा, नहीं बता सकते।
A टू B जाने में कितना वर्क डन होगा ये बताएं। तो पाथ फंक्शन इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल होते हैं। पाथ फंक्शन कैसा होता है? इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल। अगर Q1 से Q2 पे आपको dq चाहिए तो आप Q2 माइनस Q1 लिखने के लिए अलाउड नहीं है, गलत है ये। सही क्या है? dq1 to 2, dq1 to 2, और since it is a path function dq1 to 2, तो इसको लिखने का एक स्टैंडर्ड तरीका बताया गया और वो ये है कि dq और dw को आप लिखिए ऐसे कट करिए, जबकि dp dv dt ds ds dg में कट करने की आवश्यकता नहीं है। ये सारे पॉइंट फंक्शन हैं और ये पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन में अगर हम कहें dq लिख रहे हैं, आप dq ऐसे लिख लीजिए, dw ये क्या नोट कर रहा है? ये पाथ फंक्शन है, ये इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल है, किसी पॉइंट पर डिफाइन नहीं। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। पहली थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज, जितने पॉइंट फंक्शन है सब प्रॉपर्टीज। दूसरा एग्जैक्ट एंड इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल, जितने पॉइंट फंक्शन है सब के सब एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, इनको आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं क्योंकि ये किसी पॉइंट के लिए डिफाइन है। जबकि इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल्स पाथ फंक्शन होते हैं, इनको आप किसी पॉइंट पे डिफाइन नहीं कर सकते, ये प्रोसेस बेस्ड होते हैं कि पॉइंट ए टू पॉइंट बी। आई होप कि ये क्लियर हो। नेक्स्ट स्टडी थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है? थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम होने के लिए तीन चीजें का इक्विलिब्रियम होना जरूरी है। फर्स्ट थर्मल इक्विलिब्रियम, सेकंड केमिकल इक्विलिब्रियम, थर्ड मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। अब देखिए थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब दो बॉडी जिसका टेम्परेचर सेम, दोनों बॉडी का टेम्परेचर म्यूचुअली क्या हो? सेम। अगर दो बॉडी लेते हैं, दो सिस्टम लेते हैं एंड बोथ बॉडीज हैव सेम टेम्परेचर, दैट इज नोन एज इन थर्मल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम मतलब अगर दो सिस्टम है, बॉडी सिस्टम ए सिस्टम बी, सपोज करते हैं दो गैसेस हैं, दो लिक्विड है, हम इसको केमिकल इक्विलिब्रियम में कब बोलेंगे? दे शुड नॉट रिएक्ट म्यूचुअल, दे शुड नॉट रिएक्ट म्यूचुअली, इनके बीच कोई रिएक्शन नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, या तो हीट रिलीज होगी या तो हीट एब्जॉर्ब करेगी, फिर आप केमिस्ट्री में पहुंच जाएंगे, तो उसको हम लोग रोकते हैं। तो केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम की बात करें तो दोनों बॉडी एक दूसरे से रिएक्ट नहीं करना होना चाहिए। थर्ड मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम मैकेनिक्स में पढ़ चुके हैं, इसका मतलब होता है नेट फोर्स इज इक्वल टू 0 एंड समेशन ऑफ नेट टॉर्क इज इक्वल टू 0। ये तीनों इक्विलिब्रियम फॉलो होता है तब जाके हम कहेंगे कि कोई सिस्टम थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में है। और इसी पे बेस्ड एक छोटी सी टॉपिक दैट इज नोन एज zeroth law of thermodynamics, which is known as first law. It is zeroth law of thermodynamics means zeroth. Got it? Zeroth law of thermodynamics. What's a zeroth law? Zeroth law says suppose there are three body A, body B, body C. If body A is in thermal equilibrium with body B, and the same body A is in thermal equilibrium with body C, then B and C will be in thermal equilibrium. If body A is in thermal equilibrium with B, the same body A is in thermal equilibrium with C, hence B and C will be in thermal equilibrium. ये बॉडी A बॉडी B के साथ थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में, यही बॉडी A बॉडी C के साथ थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में, तो B और C भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में या थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में होंगे। इट इज नोन एज zeroth law of thermodynamics. नेक्स्ट स्टडी दैट इज एनर्जी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनर्जी। एनर्जी की बात करें, एनर्जी आप जानते हैं कैपेसिटी टू डू वर्क इज नोन एज एनर्जी, काम करने की क्षमता, कैपेसिटी टू डू वर्क इज नोन एज एनर्जी। एनर्जी इन जनरल हम लोग बात करते हैं टोटल मैकेनिकल एनर्जी, जिसे हम लोग कहते हैं सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करते हैं।
यहाँ पे ध्यान दीजिए टेम्परेचर, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा ना, टेम्परेचर एक की रोल प्ले कर रहा है। अभी तक हम जो मैकेनिक्स पढ़े थे उसमें मैं कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट फिजिकल कंडीशन लेते थे, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स में टेम्परेचर एक की रोल प्ले कर रहा है। तो आप जरा ध्यान दीजिएगा, जो टोटल एनर्जी होती है, टोटल एनर्जी का मतलब दो वर्ड होता है, माइक्रोस्कोपिक एनर्जी प्लस माइक्रोस्कोपिक एनर्जी। माइक्रोस्कोपिक एनर्जी क्या है? जो हम एक्सटर्नली काइनेटिक एनर्जी, थर्मल काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी लेते हैं, अगर इसकी बात करें तो ये क्या है? काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। माइक्रोस्कोपिक एनर्जी क्या है? मॉलिक्यूल वाइब्रेट करते हैं, ऑस्किलेट करते हैं, रोटेट करते हैं, लीनियर मोशन करते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन करते हैं। आप चाहे तो लिख दीजिए एनर्जी ड्यू टू ट्रांसलेटरी मोशन। ये एनर्जी काफी नेग्लिजिबल होती है, और इन जनरल माइक्रोस्कोपिक एनर्जी की बात करें तो ये नेग्लिजिबल होती है, और हम मैकेनिक्स में फार्मूला मान के चलते हैं काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, जबकि माइक्रोस्कोपिक एनर्जी को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ हम मेनली माइक्रोस्कोपिक एनर्जी पढ़ेंगे, और माइक्रोस्कोपिक एनर्जी व्हिच इज कॉल्ड एज इंटरनल एनर्जी। अब देखिए माइक्रोस्कोपिक एनर्जी को हम कहते हैं इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी ड्यू टू टेम्परेचर, टेम्परेचर आप इंक्रीज करेंगे इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाएगी। और इसके बारे में जूल साहब, वर्क एस आई यूनिट जूल, दैट इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, जूल साहब ने अपना एक स्टेटमेंट दिया। जूल साहब ने कहा कि इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। क्या था? व्हाट ही सेड जूल साहब, एज पर जूल्स लॉ इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एज पर जूल्स स्टेटमेंट। तो इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली, मींस U इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ लिखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, या U का फार्मूला मिलता है CVT। तो इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली, यानी U का फार्मूला क्या मिल गया? CVT। आप चाहें तो लिख सकते हैं du इज इक्वल टू CVDT, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, and it is a single formula throughout all thermodynamics which always remains same for all the processes, for all the processes। अभी थर्मोडायनेमिक्स आगे बढ़ेगी, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे बहुत सारे प्रोसेसेस, मेनली 5 प्रोसेस, कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट टेम्परेचर, एडियाबैटिक, पॉलीट्रॉपिक, सारे प्रोसेस में हम लोग इंटरनल एनर्जी का फार्मूला पढ़ेंगे। यही एक फार्मूला है जो सेम होता है, बाकी जितनी भी प्रॉपर्टी का फार्मूला पढ़ेंगे सब चेंज हो जाएगा। तो कीप इन माइंड du इज इक्वल टू CVDT। अगर म्यू मोल दिया है तो du इज इक्वल टू म्यू CVDT। m मास दिया हुआ है m CVDT। नंबर ऑफ एटम, मॉलिक्यूल या पार्टिकल दिया है, लेट वी डिनोट दैट बाय स्मॉल। तो du का फार्मूला होगा MCVDT। 3 थिंग्स, फॉर म्यू मोल लिख लीजिएगा, और म्यू मोल म्यू CVDT, फॉर m मास MCVDT, फॉर n एटम, मॉलिक्यूल या पार्टिकल के लिए MCVDT। आप मोल कॉन्सेप्ट जानते हैं, म्यू का फार्मूला होता है, म्यू मतलब नंबर ऑफ मोल्स, फार्मूला होता है स्मॉल m बाय कैपिटल M, स्मॉल m बाय कैपिटल M, स्मॉल m नंबर ऑफ एटम, मॉलिक्यूल या पार्टिकल। पूरे थर्मोडायनेमिक्स में ध्यान दीजिएगा, ये फार्मूला हम लोग बहुत बार यूज करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, मोल कॉन्सेप्ट से लिया गया है। तो नंबर ऑफ मोल्स म्यू इज इक्वल टू स्मॉल m बाय कैपिटल M, स्मॉल m नंबर ऑफ एटम, पार्टिकल या मॉलिक्यूल, कैपिटल अवोगाड्रो नंबर, स्मॉल m मास ऑफ गिवन गैस, कैपिटल M मॉलिक्यूलर वेट। तो म्यू इज इक्वल टू स्मॉल m बाय कैपिटल M या स्मॉल m बाय कैपिटल M। ये आपका इंटरनल एनर्जी का फार्मूला। यहां से आप फाइंड करते हैं माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी इंटरनल एनर्जी। तो हमको पता चल गया एज पर जूल्स लॉ इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेंपरेचर ओनली, एंड फार्मूला है du इज इक्वल टू म्यू CVDT फॉर म्यू मोल्स। एक पॉइंट है डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसको समझना है। डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब क्या होता है? डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब होता है कि आप कितने डायमेंशन में फ्री हैं टू मूव।
मतलब आप कितने डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज करिए एक स्ट्रिंग दो पॉइंट के बीच में क्लैम्प्ड है, द स्ट्रिंग इज क्लैम्प्ड बिटवीन 2 पॉइंट A एंड B। एक इंसेक्ट इस पे मूव करना चाहता है, ये कितने डायरेक्शन में मूव कर सकता है? क्या ऊपर नीचे मूव कर सकता है? क्या लेफ्ट राइट मूव कर सकता है? नहीं, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करेगा। वो एक्स एक्सिस हो सकती है, वाई एक्सिस हो सकती है या जेड एक्सिस, लेकिन किसी एक ही एक्सिस के अलावा। तो उसको हम क्या कहते हैं? डिग्री ऑफ फ्रीडम F इज इक्वल टू 1। क्लियर है? सेकंड, फॉर एग्जांपल सपोज करिए टेबल, ये टेबल, इस पे कोई भी एंड चल रही हो चीटी, ये कितने डायरेक्शन में मूव कर सकती है? इधर मूव कर सकती है, इधर में मूव कर सकती है, एक्स या वाई, या तो एक्स के अलावा एंड वाई के अलावा। ये वाई जेड या जेड एक्स के भी अलावा मूव कर सकती है। तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा? एक साथ कितने एक्सेस के अलावा मूव कर सकती है? तो डिग्री ऑफ फ्रीडम F इज इक्वल टू 2। थर्ड, एज्यूम अ बर्ड, मॉस्किटो और एरोप्लेन, वो कितने डायमेंशन में मूव कर सकता है? फॉर एग्जांपल अगर एरोप्लेन की बात करें, आगे पीछे, टू एंड फ्रो, लेफ्ट राइट एंड अप एंड डाउन, ये तीनों एक्सिस के अलावा मूव कर सकता है। तो अगर हम एरोप्लेन की बात करें, इंसेक्ट्स की बात करें, फ्लाइंग इंसेक्ट्स, तो ये कितने एक्सिस के अलावा मूव कर सकते हैं? या किसी बर्ड की बात कर लीजिए, एक्स वाई जेड, तो इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा? 3। डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर द गैसेस, वो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे हमारे लिए, डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर द गैसेस। और गैसेस की बात करें, गैसेस आपको पता है, मोनोटॉमिक गैसेस, डायटॉमिक गैसेस, ट्राइएटॉमिक गैसेस, 3 टाइप के होते हैं। ट्राइएटॉमिक गैसेस की बात करें, 2 टाइप का होता है, लीनियर एंड नॉन लीनियर। तो इन चारों चीजों के लिए हमको अलग अलग डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड करना होता है। और गैसेस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम का फार्मूला होता है F is equal to 3n minus b। n is the level number of atom, b means available number of bonds, number of bond। ऐसा नहीं हम करेंगे सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, उससे हमें कोई मतलब नहीं। नंबर ऑफ बॉन्ड, टोटल अवेलेबल नंबर ऑफ बॉन्ड कितने? फॉर एग्जांपल हम बात करें तो डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर द गैसेस की, हमें फार्मूला पता है F is equal to 3n minus b। n जो है नंबर ऑफ अवेलेबल एटम, b अवेलेबल बॉन्ड्स बिटवीन द एटम्स। नाउ फॉर मोनोटॉमिक गैसेस, मोनोटॉमिक गैसेस की बात करिए, मोनोटॉमिक गैसेस आपको याद होगा, पीरियोडिक टेबल 18 ग्रुप, 0 ग्रुप, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, 18 ग्रुप के सारे गैसेस। तो ये सारे क्या हैं? मोनोटॉमिक गैसेस। अच्छा, मोनोटॉमिक गैसेस फॉर एग्जांपल हीलियम, हीलियम फार्मूले की बात पहले करते हैं। 2 तरीके से इसको समझेंगे, पहले कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स है एंड सेकेंडली बाय फार्मूला। तो F is equal to 3n minus b, फार्मूला हमारे पास है 3n minus b। n अवेलेबल नंबर ऑफ एटम, भाई नाम ही है मोनोटॉमिक गैसेस, फ्रॉम द नेम इटसेल्फ इट shows its properties that how many available number of atom। तो कितना है? मोनोटॉमिक, सिंगल एटम, n की वैल्यू 1। और ये बताओ, एक सिंगल एटम है, ये किसी और के साथ क्या ही बॉन्ड बनाएगा? एटम ही सिंगल है, तो बॉन्ड, नंबर ऑफ बॉन्ड 0। इन डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर मोनोटॉमिक गैसेस इज 3। डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर मोनोटॉमिक गैसेस इज 3। समझते हैं इसको। कोई गैस है, वो कितने एक्सिस के अलावा मूव कर सकती है? हीलियम गैस, वो एक्स के भी अलावा मूव कर सकती है, वाई के भी अलावा मूव कर सकती है, जेड के भी अलावा मूव कर सकती है। मतलब अवेलेबल डायरेक्शन, अवेलेबल डायमेंशन, डायरेक्शन कहना अप्रोप्रिएट नहीं है, डायमेंशन के लिए। तो अवेलेबल डायमेंशन फॉर द मोशन ऑफ द गैसेस, कुल कितने डायमेंशन के अलावा मूव कर सकती है? एक्स, वाई या जेड। इन डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर द गैस दैट विल बी F is equal to 3। या तो आप ऐसे लिख सकते हैं या बाय फार्मूला, एज पर योर चॉइस, wherever you feel convenience। Now here for diatomic gases, फर्स्ट बाय फार्मूला, कोई भी डायटोमिक गैस ले लीजिए, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, कोई भी गैस ले लीजिए आप, 2 एटम होगा, नाम ही है डायटोमिक। 2 एटम के बीच मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनेंगे? नंबर ऑफ बॉन्ड की बात कर रहे हैं, तो एक सिंगल बॉन्ड बने, 2 एटम 1 बॉन्ड, यानी n की वैल्यू
2, बॉन्ड की वैल्यू 1, F का फार्मूला 3n - b, यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू 5। तो डायटोमिक गैसेस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 5। इसको एक्सेस पे आप देखिए x एक्सेस, y एक्सेस, z एक्सेस, ये तीन तो है ही ऑलरेडी, जो मोनोएटॉमिक के लिए भी है डबल। मतलब गैस, ऑक्सीजन गैस x के अलावा मूव करेगी, y के अलावा मूव करेगी और z के अलावा मूव करेगी। इसके साथ साथ चूंकि डायटोमिक गैसेस है, एक पार्टिकल x और दूसरा y के अलावा मूव कर सकता है, तो एक साथ ये कितने और डायमेंशन के अलावा मूव कर सकती है? 2, या तो xy, या तो xz, या तो zx। तो अवेलेबल डिग्री ऑफ फ्रीडम xyz 3 प्लस या तो xy, या तो yz, या तो zx, 2 मोर डायमेंशन, तो 3 + 2 = 5। चाहे आप फार्मूला से लाइए, चाहे आप कॉन्सेप्ट से लिखें, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया? 5 फॉर ट्राइएटॉमिक गैसेस। ट्राइएटॉमिक गैसेस आर 2 टाइप, फर्स्ट लीनियर गैसेस, सेकंड नॉन लीनियर। फॉर एग्जांपल CO2 लीनियर गैस है। लीनियर की बात करें, यहां पे कितने बॉन्ड बनेंगे? 2। फार्मूला में रख दीजिए, F = 3n - b। गैस कैसी है? ट्राई एटॉमिक। एटम कितने हैं? 3, 1 2 3, तो 3 × 3 माइनस बॉन्ड कितने? 2, 7। फॉर लीनियर F = 7। फॉर नॉन लीनियर बॉन्ड कितने? 1 2 3। ये सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, हमें कोई मतलब नहीं। नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हैं? तो 1 2 3। और एटम कितने हैं? अगेन 3। F = 3 × 3 - 3, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी 6। फॉर मोनोएटॉमिक गैसेस डिग्री ऑफ फ्रीडम = 3, फॉर डायटोमिक डिग्री ऑफ फ्रीडम 5, फॉर लीनियर ट्राइएटॉमिक गैसेस डिग्री ऑफ फ्रीडम 7, फॉर नॉन लीनियर ट्राइएटॉमिक गैसेस डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी 6। इट इज नोन एज डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम का यूज करके मैक्सवेल साहब आए। इसके पहले जूल साहब ने इंटरनल एनर्जी को लेकर के एक स्टेटमेंट दे दिया कि इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेंपरेचर ओनली। अपने फार्मूला ला दिया, U = CVT या DU = CVDT। नाउ मैक्सवेल साहब आए, उन्होंने कहा कि अगर आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम पता है, हमें पता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो उन्होंने कहा कि किसी भी गैस की इंटरनल एनर्जी फॉर अ गिवन मोल मींस यूनिट मोल ऑफ गैस के लिए उन्होंने कहा कि इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ RT। क्या होगा? हाफ RT। एज पर मैक्सवेल स्टेटमेंट इंटरनल एनर्जी क्या है? फॉर यूनिट मोल ऑफ द गैस इंटरनल एनर्जी पर डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये U क्या है? इंटरनल एनर्जी। ध्यान दीजिएगा, U क्या है? इंटरनल एनर्जी पर डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो इंटरनल एनर्जी पर डिग्री ऑफ फ्रीडम U = हाफ RT। अगर हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम पता हो तो F से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी U = हाफ FRT। अगर हमें म्यू मोल के लिए फाइंड करना हो, U = हाफ म्यू FRT। ब्रैकेट में आप लिख लीजिएगा फॉर म्यू मोल। म्यू मोल के लिए फार्मूला क्या हो गया? हाफ म्यू FRT। दो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं इस चैप्टर्स में, हम लोग कॉन्सेप्ट को लेकर के बाद में बात करते हैं अगली क्लासेस में, लेकिन अभी के लिए एक फार्मूले की बात कर रहे हैं हम लोग। म्यू का फार्मूला पढ़ चुके हैं। नंबर ऑफ मोल = स्मॉल n by कैपिटल N या स्मॉल n by कैपिटल N। दिस फार्मूला यू नो। और इसी के साथ दो और फार्मूला जो पूरे केटीजी में यूज होगा, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, थर्मोडायनामिक्स और थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तीनों चैप्टर को आप थर्मोडायनामिक्स मान के चलिए जो आपके सिलेबस में है। तो म्यू = स्मॉल n by कैपिटल N, स्मॉल n by कैपिटल N। एंड एक टर्म है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, KB या K से अलग-अलग बुक में डिनोट किया गया है। तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट अपॉन अवोगाड्रो नंबर। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट अपॉन अवोगाड्रो नंबर। और एक टर्म होता है कैरेक्टरिस्टिक्स गैस कांस्टेंट, RC। इसका फार्मूला होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। इन जनरल हमारे बुक्स में RU मींस यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट को
आर से लिखा गया। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की बात करें, ये फिक्स होता है फॉर ईच एंड एवरी गैसेस। कैरेक्टरिस्टिक्स गैस की कांस्टेंट की बात करें, आपको पता होगा, एक गैस की एग्जांपल लेकर के बात करते हैं, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन O2, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा O2 का? 32, 16 into 2, 32। अगर हमसे कोई पूछे ऑक्सीजन के लिए यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कितना है, तो उसकी वैल्यू फिक्स होती है 8.314 into 10 to the power 3 जूल पर केजी पर केल्विन। हम लोग उसके बारे में बाद में बात करेंगे। वैल्यू आरयू की भी फिक्स है, केवी की, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 1.38 into 10 to the power -23। कहां से आता है? आरयू बाय एन। आरयू की वैल्यू फिक्स है, एन की भी वैल्यू फिक्स है। आरयू 8.314, एन की वैल्यू 6.022 into 10 to the power 23। सॉल्व कर दीजिए, आ जाएगा 1.38 into 10 to the power -23। कैरेक्टरिस्टिक्स गैस कांस्टेंट, हर गैस की कैरेक्टरिस्टिक्स गैस कांस्टेंट अलग अलग है, डिपेंड अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। लेकिन एक गिवन गैस का कैरेक्टरिस्टिक्स गैस कांस्टेंट सेम, जबकि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट सभी गैसेस के लिए सेम होता है। और इन तीन फार्मूले का यूज करके हम लोग थर्मोडायनेमिक्स के बहुत सारे फार्मूलों को म्यूचुअली इंटरचेंज करेंगे। तो देखिएगा जरा, यहाँ पे हम मान के चल रहे हैं कि अभी के लिए तीनों फार्मूले हमें पता है। आगे बढ़ाते हैं इस डेरिवेशन को। U इज इक्वल टू कितना मिल गया? हाफ म्यू एफ आर टी। दो पार्ट में सॉल्व करें। देखिए U इज इक्वल टू हाफ म्यू एफ आर टी। म्यू का फार्मूला स्मॉल एन बाई कैपिटल एन, पुट कर दीजिए यहाँ। तो U इज इक्वल टू हाफ एन बाई एन एफ आर टी। आर बाई एन, आर बाई एन हम ऑलरेडी बता चुके हैं, आर यू यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट को ही आर से लिखते हैं। तो आर यू बाई एन के वी, यानी यू इज इक्वल टू हाफ एन के वी टी। ये भी मैक्सवेल इक्वेशन ही है, इसी को कहते हैं लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन। कुछ बुक में आपको लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन व्हिच इज गिवन बाय मैक्सवेल u is equal to half n के bt मिलेगा, कुछ बुक में आपको u is equal to half frt मिलेगा। बोथ आर सेम, ओनली देयर इज म्यूचुअल इंटरचेंज। अच्छा n क्या है? n क्या है? तो n है नंबर ऑफ एटम, मॉलिक्यूल या पार्टिकल। तो अगर हम बात करें u is equal to half kBt, किसके लिए भाई? फॉर वन मॉलिक्यूल, एटम या पार्टिकल। कोई डाउट? ये भी तो u इज इक्वल टू हाफ एफ आर टी भी सही है, u इज इक्वल टू हाफ के बी टी भी सही है। अगर क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ एटम या मॉलिक्यूल दिया हो, आप ये फार्मूला यूज करिए। अगर क्वेश्चन में मोल दिया हो, हाफ इज इक्वल टू म्यू एफ आर टी यूज करिए। अगर क्वेश्चन में मास दिया हो, थर्मोडायनेमिक्स में तीन टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, इन द टर्म ऑफ मोल, इन द टर्म ऑफ मास, इन द टर्म ऑफ एटम और मॉलिक्यूल। लेट्स डिस्कस अबाउट मास। म्यू का सेकंड फार्मूला भी है हमारे पास। म्यू का सेकंड फार्मूला स्मॉल m बाय कैपिटल M, पुट कर दीजिए। u इज इक्वल टू हाफ स्मॉल m बाय कैपिटल M। फार्मूला क्या है आपका? म्यू एफ आर टी। म्यू के प्लेस से स्मॉल m बाय कैपिटल M, एफ आर टी, एफ आर टी। अगेन r बाय m, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। फार्मूला आपके पास है, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स गैस कांस्टेंट। पुट करिए हाफ एम आर सी टी। ये फाइनल फार्मूला है फॉर एम मास ऑफ द गैस। यूनिट मास के लिए U इज इक्वल टू हाफ आर सी टी। तीन टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। पहला, अगर क्वेश्चन में म्यू मोल दिया इंटरनल एनर्जी, तो म्यू एफ आर टी। एटम या मॉलिक्यूल दिया हो n के बी टी। मास दिया हो क्वेश्चन में हाफ एम आर सी टू। तीनों की वैल्यू आपको पता है। ये हो गया आपका लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन। आप चाहे तो यहां पे हेडिंग डाल सकते हैं, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन which is given by Maxwell. It is also known as Maxwell statement. Now यहां से हमको एक चीज फाइंड करना होगा। ये भी इंटरनल एनर्जी का फार्मूला है और इंटरनल एनर्जी का जूल से भी हम लोग एक फार्मूला लाए, U इज इक्वल टू CVT। हमारे पास U के दो फार्मूले, पहला जूल्स लॉ,
यू पहला मैक्सवेल आप देख लीजिए या दूसरा कुछ भी लिखिए। तो मैक्सवेल लॉ की बात करें तो यू इज इक्वल टू हाफ एफ आर टी, ये आपके पास मैक्सवेल लॉ। जूल्स लॉ यू इज इक्वल टू म्यू सी वी टी। अगर आप यहाँ पे म्यू मोल की बात करेंगे तो आप यहाँ भी म्यू से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये मैक्सवेल इक्वेशन हो गया, ये जूल्स इक्वेशन हो गया। दोनों इक्वेशन हम लोग डिराइव कर चुके हैं। दोनों इंटरनल एनर्जी का फार्मूला है, लेट्स इक्वेट देम। तो म्यू मोल के लिए इंटरनल एनर्जी एज पर जूल म्यू सीवीटी, एज पर मैक्सवेल हाफ म्यू एफ आर टी। म्यू से म्यू कैंसिल, टी से टी कैंसिल, सीवी का फार्मूला हाफ एफ आर, ये आपको सीवी का फार्मूला है। नेक्स्ट there is one more equation proved by Mayer, that is known as Mayer equation, which says Cp minus Cv is equal to R. What this is? Cp minus Cv is equal to R. तो आपको Cv का फार्मूला पता है, Cp is equal to Cv plus R. Cv का फार्मूला हाफ एफ आर प्लस आर, यानी R कॉमन ले लीजिए आप, R आप कॉमन लेंगे f/2 plus 1. It is the formula for C. एक और टर्म्स होता है Cp by Cv is equal to गामा, इसको भी चेक करिए। तो गामा की बात करें अगर हम लोग, गामा इज इक्वल टू Cp by Cv। Cp क्या है? R f/2 plus 1 Cp हो गई। Cv की वैल्यू कितनी है? हाफ एफ आर, हाफ एफ आर। R से R कैंसिल आउट, R से R कैंसिल आउट, ध्यान दीजिए गामा इज इक्वल टू f प्लस 2 बाई 2 अपॉन f बाई 2 कैंसिल आउट, यानी गामा का फार्मूला 1 प्लस 2 बाई f। ये किसका फार्मूला हो गया? गामा। तो Cp, Cv और गामा आपके पास 3 फार्मूले हैं। Cp Cv गामा क्या है? ये हम लोग थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में पढ़े हैं जब हीट डिस्कस होता है। हम फिर से यहाँ डिस्कस करेंगे अगली क्लास में, लेकिन उसके पहले आपको बता दें C मतलब स्पेसिफिक हीट होता है, Cp मतलब स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, Cv मतलब स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। एक और टर्म होता है Cl, हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। आपको मिल गया Cp Cv और गामा का फार्मूला।